नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज हॉर्टिकल्चर की, और जो आपका ये कोर्स रहेगा उसका मैं टाइटल और उससे संबंधित जो कोर्स कोड है वो बता देता हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम पढ़ने वाले क्या है। तो आपका जो कोर्स का कोड रहेगा उसको हम कहेंगे हॉट 211। ठीक है। अब इसमें सीधी सी बात है भाई, सेकेंड ईयर का कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है, और साथ में इसका जो पहला कोर्स है ये है ना, हॉर्टिकल्चर का एक ही कोर्स है और पहला कोर्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं। यदि हम इसके टाइटल की बात करें तो सीधी सी बात है, इसमें कहेंगे कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेज, ये आपका क्या रहेगा, कोर्स टाइटल रहेगा जिसकी हम बात करने वाले हैं। और इसकी पहली क्लास की हम आज बात करेंगे, उसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इस कोर्स में जितना भी सिलेबस आपके यूनिवर्सिटी ने दे रखा है उसको हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट जो जितना भी डिस्कशन होगा वो हम कंप्लीट करेंगे, और सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा के दिया जाएगा। दूसरी बात, जो समझने वाली चीजें हैं उनको अच्छे से समझाएंगे, और जितना भी डाटा है वो आपको उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आप उस डाटा का यूज करके अपना पेपर अच्छे से कर सको। ठीक है। तो वही चीजें है भाई, हमारी जो जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पूरी करेंगे, और आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि पढ़ना, मुख्य रूप से ध्यान से क्लासे लेना, और अपने नोट्स खुद के यदि आप नोट्स बनाना चाहो तो वो बनाना, और पीडीएफ जो हम उपलब्ध करवाएंगे उसको ध्यान से पढ़ना। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप पूरा करोगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम इस कोर्स से और इस टाइटल से। इसका जो आपका पहला टॉपिक रहेगा उसकी हम बात करेंगे। सिलेबस में दे रखा है कि इंपोर्टेंस क्या है वेजिटेबल्स का और स्पाइसेज का। एक तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में, यानी कि हमारे जो न्यूट्रिशन की बात करें, हमारे जो खान पान है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, और साथ में जो देश की इकोनॉमी है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। तो दो चीजें हैं। हम पहली बात तो भाई ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये पहला टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहां से क्या है, एक बेसिक बड़ा क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? एक बेसिक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो भाई क्वेश्चन हो जाए, मान लो बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि जो वेजिटेबल्स है, स्पाइसेज है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, किसके रूप में, ह्यूमन न्यूट्रिशन के रूप में। एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें इनका क्या इंपॉर्टेंस है, या मान लो दोनों को मिलाकर इनका महत्व के बारे में आपको पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पहले हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन न्यूट्रिशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या है भाई, जितने भी रोग होते हैं वो कुछ ना कुछ विटामिन की कमी से होते हैं, या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से, मान लो कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, इस प्रकार के जो लवण है इनकी कमी से हो जाए, या मान लो शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए। तो इस प्रकार की जो जितनी भी बेसिक चीजें हैं उनको उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है? वेजिटेबल्स करती है। ठीक है। इनको उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है? वेजिटेबल्स। तभी तो हम कहते हैं कि दैनिक जीवन में हमें सब्जियां खाना जरूरी है हमारे लिए। भाई कोई भी हो, है ना, कुछ मात्रा में सब्जियां तो हमें लेनी ही चाहिए। और ऐसा है कि यदि हम जनरली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में हम अनाज खाते हैं, रोटी के रूप में खा लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से विटामिन की बात करें तो विटामिन की पूर्ति के लिए साथ में जितने भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट बोले तो न्यूट्रिएंट का मतलब है जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी शरीर को क्या है, जरूरत होती है। इनके बिना कुछ चीजें हैं, मेटाबॉलिज्म की कुछ चीजें हैं जो अटक जाती है, यानी कि रोग हो जाते हैं, तो उनकी पूर्ति करवाना। और साथ में प्रोटीन, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होना, ये मुख्य चीजें हैं जो हमें सब्जियों से मिलने वाली है। कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी हमें मिलता है। लेकिन क्या है भाई, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में तो हम अनाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्रोटीन के सोर्स के रूप में हम मीट, अंडा, दूध इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब विटामिन की इनकी बात आती है, न्यूट्रिएंट की और विटामिन की बात आती है, तब हम ये कहते हैं कि इनके लिए तो हमें मुख्य रूप से वेजिटेबल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। किन पे डिपेंड रहना पड़ता है? वेजिटेबल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है।
तो ह्यूमन न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि जो जितने भी ये अपने विटामिन है ये उपलब्ध करवाने का काम कौन करती है? सब्जियां करती है। चाहे विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, जितने भी जो हम विटामिन पढ़ते हैं वो सभी विटामिन कौन उपलब्ध करवाता है? सब्जियां। और हरी पत्तेदार सब्जियां तो ऐसे समझ लो कि जीवनदायी है, उनसे तो हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं और बहुत सारे विटामिन भी उनसे प्राप्त होते हैं। तो विटामिन से जितने भी रोग होने वाले हैं उन रोगों को हम अवॉइड कर सकते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा, हम विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं हमारे शरीर में, एक ये इंपॉर्टेंस हो गया। तीसरी चीज, हम कुछ जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी उपलब्धता भी किससे करवा सकते हैं? सब्जियों से करवा सकते हैं, एक ये इंपॉर्टेंस हो गया। इसके साथ में सब्जियां हमें प्रोटीन देती है, एक ये इंपॉर्टेंस हो गया। कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध करवाती है, ये इंपॉर्टेंस हो गया। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये सारी आपके किस में आ जाएगी? ह्यूमन न्यूट्रिशन के रूप में इंपॉर्टेंस में आ जाएगी। ठीक है, ये पहला जो चीज है वो हो जाएगा। आप ऐसे हेडिंग डाल डाल के सारी चीजें लिख के आ सकते हो। और डाटा अभी हम पढ़ेंगे भाई, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन ए कौन कौन सी फसलों से हमें प्राप्त होता है, कौन कौन सी वेजिटेबल से प्राप्त होता है, उनकी हम बात करने वाले हैं। उन चीजों को भी आप इसमें क्या करोगे? ऐड करके आओगे, ताकि आपका जो आंसर रहे वो अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा तो अच्छे ही आपको नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें कैसे इंपॉर्टेंस है। नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? इकोनॉमी की। अब नेशनल इकोनॉमी में कैसे इंपॉर्टेंस है? पहली बात तो ये है कि देश में जो रोजगार है वो उपलब्ध करवाने का काम करती है सब्जियां, है ना। कैसे रोजगार कैसे उपलब्ध करवाती है भाई? ऐसा जितनी भी फसलें हैं, हम कृषि करते हैं, तो कृषि भाई, भारत कृषि प्रधान देश है, हम ये कहते हैं। तो कृषि प्रधान देश है तो सब्जियां भी कृषि में आती है, और सब्जियां कृषि में आती है तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस हो गया वो है कि रोजगार उपलब्ध करवाना। गांवों में और शहरों में मुख्य रूप से जो मतलब लोग हैं वो सब्जियों पे यानी कि फसलों पे डिपेंड है। और सब्जियां क्या करती है? रोजगार। भाई इनको उगाना, इनको बेचना, फिर जो खरीदार है वो दोबारा से इनको खरीद कर ज्यादा दामों में बेचना। कुछ कंपनियां होती है जो इनको डिब्बाबंद करके इनको अधिक दामों पर क्या करती है? इनरिच बनाती है, न्यूट्रिएंट मिलाती है। ठीक है, इनका अचार बनाती है, पापड़ बनते हैं। ये जो चीजें हैं ये सेकेंडरी उत्पाद के रूप में हो गए। तो प्राथमिक उत्पाद और सेकेंडरी उत्पाद दोनों ही किससे बनते हैं? सब्जियों से देखने को मिलते हैं। प्राथमिक उत्पाद के रूप में हम ये कहते हैं कि किसान सब्जी उगाएगा और वो बेचेगा, तो एक रोजगार तो किसको मिला? किसान को मिला। दूसरा, हम ये कहते हैं कि उस सब्जी को खरीद कर कोई कंपनियां कोई दूसरा उत्पाद बनाएगी, जैसे टोमेटो से मान लो सॉस बना लिया ना, केचप बना लिया, ये दूसरा उत्पाद सेकेंडरी उत्पाद हो गया। तो उनसे भी कुछ लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला। कंपनियों में लोग लगे हुए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनकी पैकेजिंग कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, तो उसमें भी क्या है? रोजगार मिल रहा है। तो ये क्या है? एक रोजगार का मुख्य साधन के रूप में उभर कर आता है। ठीक है, फिर तीसरा है भाई, देश की इकोनॉमी में कैसे योगदान है? तो जितनी भी चीजें हैं उन पर टैक्स लगता है, और टैक्स से क्या होता है? सरकार को बेनिफिट होता है, या देश के जो खजाना है उसमें पैसा जाता है। तो मुख्य रूप से सब्जियों का हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और जो एक्सपोर्ट से मनी प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, वो हमारे जो देश है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो जितना भी प्याज पैदा होता है उसका 25% प्याज तो हम क्या कर देते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर के देशों को बेच देते हैं। तभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान में, दुबई में, जहां पर ये चीजें नहीं होती है ना, कजाकिस्तान में, इनमें जहां पर प्याज नहीं होता है वहां पर मुख्य रूप से प्याज कहां से जाता है? इंडिया से ही जाता है। तो लगभग 25% जो देश का टोटल प्याज है उसको हम क्या कर देते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इसी प्याज के एक्सपोर्ट से प्राप्त होने वाला पैसा देश की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा तीसरा जो हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डालेंगे वो डालेंगे खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा, तो इतने लोगों का पेट भरने में, है ना भाई, जो हमारी देश की पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो सबके लिए अनाज उपलब्ध करवाना और सब्जियां उपलब्ध करवाना, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सब्जियों का है। देश का जो लोगों का पेट भरने में, उनकी खाद्य की सुरक्षा का ध्यान रखने में भी सब्जियों का क्या है? काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो चीजें हैं ये हम किस में लिख के आएंगे? नेशनल इकोनॉमी में लिख के आएंगे। रोजगार देता है, एक्सपोर्ट से पैसे आते हैं, है ना, खाद्य सुरक्षा। इसके अलावा हम क्या करते हैं? व्यापार भी करते हैं।
क्या होता है, सब्जियों का व्यापार भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, और ट्रांसपोर्टेशन से भी क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है या मान लो सरकार को पैसा मिलता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो ये सारी चीजें आपको ये टॉपिक बना के किसमें करके आने हैं, इकोनॉमी में। तो दो चीजें आपको इस टॉपिक में मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि सब्जियों का इंपॉर्टेंस, एक तो ह्यूमन जो न्यूट्रिशन है उसमें कैसे रहेगा, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो देश की इकोनॉमी है उसमें किस प्रकार से रहेगा। अब आपको टॉपिक पता चल चुके हैं, इन टॉपिक्स में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन फील्ड करके आनी है, भर के आनी है, और इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाएगी आपको हमारी पीडीएफ, जो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब इंफॉर्मेशन से जो इनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको कहां से मिलेगी, पीडीएफ से। उसको आपको याद करना है और इन टॉपिक्स में आपको फिल करना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं पीडीएफ से, और यहां से हमारा पहला टॉपिक रहेगा जिसका नाम है भाई इंपोर्टेंस ऑफ वेजिटेबल स्पीसीज इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी। दोनों में हम बात करेंगे भाई इंपॉर्टेंस किसमें, एक तो ह्यूमन जो न्यूट्रिशन है उसमें, और साथ में देश की इकोनॉमी में। आपका ये क्वेश्चन है वो दोनों से अलग अलग भी आ सकता है, भाई न्यूट्रिशन में किस प्रकार इंपॉर्टेंस है और साथ में देश की इकोनॉमी में किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है। ऐसे दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और मान लो एक जगह दे तो अकेला क्वेश्चन भी बन सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है ना, ये आप भाई जो एग्जामिनर है वो चाहता है कि आप अपने दिमाग का, अपने कौशल का इस्तेमाल करो। इन चीजों में भाई मुख्य रूप से आपको पढ़ने लायक कुछ खास चीजें नहीं है, बेसिक सी चीजें हैं भाई, इंपॉर्टेंस क्या है ना। लेकिन यहाँ से फिर भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसका कारण यह है कि एग्जामिनर चाहता है कि आप अपने कौशल का इस्तेमाल करें और उसमें बेहतर से बेहतर चीजें आप ऐड कर सके, उसको एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सके, अच्छा लुक दे सके, इसके लिए वो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये एक हमारी इंस्टीट्यूट है, और ये इंस्टीट्यूट क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जियां, 150 ग्राम हरी सब्जियां, 300 ग्राम जो टोटल सब्जियां हैं उनमें 125 ग्राम हरी सब्जियां, 100 ग्राम जड़े या कंद वाली सब्जियां, साथ में 75 ग्राम अन्य सब्जियां हमें ऐड करनी चाहिए। यानी कि लगभग दिन में कितना खाना चाहिए, 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, तब जाकर हमारे शरीर की जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होती है। पहली बात। दूसरी बात, सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन की है यदि हम बात करें तो आलू हमारा 29%, टमाटर हम 11% और प्याज हम 10% उगाते हैं। यानी कि देश में टोटल जितनी सब्जियां पैदा होती है उनमें से लगभग 29% तो क्या आलू पैदा हो रहा है, टमाटर 11% पैदा हो रहा है, और प्याज कितना 10% पैदा हो रहा है। यानी कि लगभग 50% तो आपकी ये तीन सब्जियां ही ऐड हो रही है। ये तीन सब्जियां, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जियां भी है भाई। आलू लगभग हर चीज में आपको देखने को मिल जाएगा, टमाटर हर प्रकार की सब्जी में देखने को मिलेगा, और प्याज भी आपको हर प्रकार की सब्जी में देखने को मिल जाएगा। ये बेसिक सब्जियां हैं जो हम किसी भी रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम सब्जियां बनाते हैं तो टमाटर और प्याज, घर पे सब्जी बनाते हैं तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं मुख्य रूप से। और आलू की तो अलग अलग सब्जियां, चिप्स बनती है, अलग अलग सब्जियां बनती है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आलू के पराठे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें बनती है इनसे। तो ये चीजें हैं जो उत्पादित होती है। ठीक है, भारत में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, मुख्य रूप से आलू उत्पादित होता है, वहां पे आलू का मुख्य रूप से प्रोडक्शन होता है। तो ओवरऑल सब्जियां देखें तो हम क्या कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सब्जियां पैदा हो रही है। औद्यानिक उद्यानिकी फसलों में सब्जियों का क्षेत्रफल 40% है। जो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर की जितनी भी क्रॉप्स है उसमें फल भी होते हैं, सब्जियां भी है, स्पेसी जो स्पाइसीज है यानी कि मसाले हैं वो भी है। उन सब में 40% जो हिस्सा है क्षेत्रफल के हिसाब से वो सब्जियों का है, और उत्पादन में सब्जियां ज्यादा उत्पादित होती है। लगभग 60% क्या हो जाता है, इनका उत्पादन होता है। ओवरऑल जो उत्पादन है तीनों में, फलों में, सब्जियों में और स्पाइसेज में, इनमें सबसे ज्यादा कौन उत्पादित हो रही है, सब्जियां उत्पादित हो रही है, और 40% इनका क्षेत्रफल है। ठीक है, विश्व में सब्जी उत्पादन करने वाले देशों में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का क्या है, दूसरा स्थान है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लगभग 14% हम क्या करते हैं, विश्व में जितनी सब्जियां पैदा होती है उसमें से 14% भारत उगाता है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ये डाटा है जो आपको याद रखनी है, ताकि आप जब टॉपिक्स बनाओ तो इन डाटा का उपयोग करके आप क्या कर सको, उन टॉपिक्स को पूरा कर सको। ठीक है,
मसाले वाली सब्जियों की बात करें तो मसालों में सर्वाधिक मिर्ची पैदा होती है, लहसुन होता है और बाद में हल्दी पैदा होती है। तो ये मसाले वाली सब्जियों में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। अनाज की फसलों की तुलना में सब्जियां 5 से लेकर 10 गुना क्या करती है, अधिक उपज देती है। तो अनाज की तुलना में सब्जियां उगाना एक अच्छी बात है, क्योंकि इनका उत्पादन भी ज्यादा होता है, इनका भाव भी सही मिलता है। भाव का मतलब भाई जब बाजार में हम जाएंगे तो सब्जियां 30 रुपए किलो, मान लो इसके अलावा भाई 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, इतनी महंगी सब्जियां बिकती है और साथ में इनमें उपज भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये क्या करती है कि भाई रोजगार में तो इंपॉर्टेंस है ही, साथ में जो किसान है उसकी मनी को बढ़ाने में भी इंपॉर्टेंस रखती है, यानी कि किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी मजबूत करती है। तो यदि हम एक टॉपिक ये भी डालें कि देश की इकोनॉमी में, जो देश की इकोनॉमी वाला टॉपिक है उसमें एक टॉपिक हम ये भी ऐड करें कि ये किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, तो भी हम वो टॉपिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रही है, अधिक उत्पादित होती है और अधिक ही इनकी क्या मिलती है, हमें बाजार में कीमत भी मिलती है, तो किसान को अधिक मुनाफा होता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। निर्यात सब्जियों में सबसे अधिक योगदान किसका है, प्याज का है। हम जितनी भी निर्यात फसलें करते हैं, फसलें निर्यात करते हैं यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, जो आपको ये टॉपिक आपको जो नेशनल इकोनॉमी वाला जो टॉपिक है उसमें आपको एक्सपोर्ट में लिख के आना है कि हम 25% क्या करते हैं, जो जितनी भी फसलें हैं उसमें से 25% प्याज हम भेजते हैं। और इतना प्याज भेजने की वजह से ही आज आप देख लो कि पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान में या आगे वाले जितने भी देश हैं उन सब में आपको क्या मिलेंगे, यूएई देख लो, है ना, सऊदी अरब देख लो, इन सब में आपको भारत का प्याज देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भारत में प्याज की कमी हो जाती है तो इनमें, है ना, इन देशों में प्याज की जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। सब्जियों का पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस का मतलब है बाद में खराब हो जाना, ये 20 से लेकर 30% होता है। इस बात को समझो दोस्तों, 20 से लेकर 30% यदि सब्जियां खराब हो रही है, इसका मतलब है जो सब्जियों का अधिकतर पोर्शन है वो खराब ही होता है। और हम जनरली बाजारों में देखते भी हैं, जो ठेले वाले हैं उनके पास जो सब्जियां होती है वो यदि शाम तक होते होते कुछ खराब हो जाती है तो उनको वो सड़क पे डाल के चले जाते हैं और उनको गाय या जो सुअर ये होते हैं ये इनको खाते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में होने वाली जो सब्जियां हैं उनमें से 20 से 30% भाग तो खराब ही हो जाता है, हम वेस्ट कर देते हैं। यदि इनका भी हम मैनेजमेंट ठीक से करें, इनका भी क्या कर पाए, हम ठीक से मैनेजमेंट कर पाए, तो ये होगा कि हम, है ना, ज्यादा से ज्यादा भाई इन चीजों को हम सुरक्षित रख पाएंगे, तो ये देश के जो लोग हैं वो खाएंगे, और जो मान लो अधिक उत्पादन होगा तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो देश की इकोनॉमी में उस प्रकार से दोबारा से इंपॉर्टेंस रहेगा। तो ये चीजें भी एक सोचने वाली चीज है कि हम इसमें ज्यादा प्रगति करें, चीजों को भंडारित करना सीखे, उनका जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो बनाना सीखे, ताकि वो अच्छे से रह सके, उनका पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस ना हो सके, बाद में होने वाला लॉस। सब्जियां सड़ गल के इनमें खराब हो जाती है। अब न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है, इंपॉर्टेंस वेजिटेबल्स का किस प्रकार से है, हम कहते हैं वेजिटेबल्स मुख्य रूप से विटामिन उपलब्ध करवाती है, और विटामिन में विटामिन ए जो बथुआ की पत्तियों से, अरबी की पत्तियों से, चुकंदर की पत्तियों से प्राप्त होता है, उसकी बात कर ली। विटामिन बी मिर्च से प्राप्त होता है, विटामिन बी2 मेथी से प्राप्त होता है, विटामिन सी ड्रमस्टिक क्या होता है, जो मोरिंगा होता है उसकी पत्तियां, धनिया की पत्तियां, हरी पत्तियां, इनकी बात कर ली। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से इनसे क्या होता है, पोटैटो से, आलू से, इनसे क्या होता है, स्वीट पोटैटो से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। प्रोटीन के रूप में हम कहते हैं जो हरी मटर है, लोबिया है, इनसे क्या होती है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स भी प्राप्त होती है। यदि हम बात करें आयरन की, तो न्यूट्रिएंट के रूप में एमरेंथस और पालक से क्या प्राप्त होता है, आयरन प्राप्त होता है। तो ये बात, एमरेंथस का मतलब हो गया चौलाई, सामान्य भाषा में इसको क्या कह सकते हैं, चौलाई। और पालक की जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनसे क्या प्राप्त होता है, आयरन। इसके अलावा क्लोरीफाई वैल्यूज की बात करें, यानी कि अधिक कैलोरी देने वाली, एनर्जी देने वाली, तो लहसुन, ये इस प्रकार की जो फसलें हैं वो क्या करती है, क्लोरीफाई वैल्यूज रखती है। अब विटामिन बी की इनकी और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये टॉपिक आप न्यूट्रिशन में ही करके आओगे, ये वो चीजें हैं जो आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन में लिख के आनी है। ठीक है, विटामिन बी को हम सामान्य रूप से थाइमीन भी बोलते हैं। ठीक है, ये शरीर की उचित वृद्धि और प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। इसमें
इसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग हो जाता है, भूख में कमी आ जाती है, शारीरिक तापमान गिर जाता है ना। इस प्रकार के डिसऑर्डर हमको देखने को मिलते हैं। ये सलाद में, मटर में, टमाटर में, प्याज में, बंद गोभी में, बैंगन में, हरी मिर्च में, गाजर में, शकरकंद में, सेब में आदि में अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ये विटामिन बी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी में हम कहेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसके नाम की बात करें, निरोग एवं स्वस्थ रहने के लिए इसको समुचित मात्रा में उपलब्ध होना जरूरी है हमारे शरीर को। इसके अलावा रक्त संचार और जोड़ों के दर्द को ठीक रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विटामिन सी क्या है? पहली बात तो ये पानी में विलय होता है, तो इसके कारण जल्दी से जो हमारा शरीर में वो नहीं होता, स्टोर नहीं हो पाता है। अब ये स्टोर नहीं हो पाता है तो इसकी कमी भी ज्यादा होती है, इसलिए टाइम टू टाइम हमें विटामिन सी की पूर्ति करते रहना चाहिए। विटामिन डी की बात करें तो यह भी मुख्य रूप से फसलों में पाया जाता है और बच्चों में सूखा रोग इसकी कमी के कारण हो जाता है। ठीक है। विटामिन ए की बात करें, इसे एंटी स्टेरिलिटी वो बोलते हैं विटामिन। अब ये क्या करता है? जनन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जनन की क्रियाओं के लिए विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है। ये वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन ई कैसा है? वसा में घुलनशील होता है। यदि हम बात करें तो बी, विटामिन बी और सी तो वाटर में घुलनशील होते हैं, और ए, डी, ई और के ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, ये स्टोर नहीं हो पाते हैं, तो इनकी कमी ज्यादा होती है, इनकी कम कमी होती है, ये बात ध्यान रख लेना आप। और हम बात करें तो उद्योगों में किस प्रकार से इंपोर्टेंस है। सब्जियां लघु उद्योग को चलाने में सहायक होती है। जब बाजार में कम मूल्य पर सब्जियां उपलब्ध होती है तब उस समय उन्हें खरीदकर अचार, डिब्बाबंदी, सॉस, केचप आदि तैयार जो ये हम कर सकते हैं, इनको तैयार कर सकते हैं कम लागत पर, लघु उद्योग के रूप में चलाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सब्जियों को हम सुखाकर भी रख सकते हैं, जैसे गाजर को, फूल गोभी को, मेथी को, चने के साग को, करेला को आदि को। इस प्रकार सब्जियों को अधिक लाभ कमाया जा सकता है और सब्जियों की डिब्बाबंदी, अचार, सॉस, केचप आदि के निर्माण का कार्य बढ़ता ही जा रहा है। ये धीरे धीरे हमारे देश में ये प्रचलन में आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं भाई पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, है ना। जब अधिक लॉस होता है सब्जियों का तो हम कहते हैं भाई अधिक मात्रा में, जब सीजन में सब्जियां, मान लो सीजन चल रहा है आलू का, सर्दियां चल रही है, तो आलू सर्दियों के टाइम पे तो हमें खूब मिलता है, 1 रुपए 2 रुपए किलो में भी मिल जाता है ना, मंडियों में। यदि हम ऑफ सीजन की बात करें तो उस टाइम पे आलू महंगा दिखाई देता है, तो हम यदि जो ऑन सीजन है उस टाइम पे, सीजन वाले टाइम पे इनको एकत्रित कर ले, उनको मान लो स्टोरेज कर ले, और जो अगला सीजन रहेगा उसमें काम में ले ले ऑफ सीजन में, तो हमें एक अच्छी कीमत इनकी मिल सकती है। इस प्रकार के काम हम कर सकते हैं। सब्जियों में जल और रेशे की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो आंतों की पेशियों को सुचारू रूप से कार्य करवाने के लिए इसके परिणाम स्वरूप कब्ज नहीं होती है और पेट भी साफ रहता है। इसलिए हम कहते हैं भाई सब्जियां अधिक इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा भी अच्छी है, साथ में इसमें रेशा, फाइबर इंपॉर्टेंट है। फाइबर क्या है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का जो हमारा खान पान हो गया है दोस्तों, उसमें हमने फाइबर को धीरे धीरे अवॉइड कर दिया है। जैसे हम जितने भी आटा लेके आते हैं बाजार से, वो आटा जो होता है उसमें से जो फाइबर है वो बिल्कुल मतलब शून्य हो चुका है, उसमें बहुत कम फाइबर आता है। तो वो कम फाइबर होने की वजह से क्या होता है, डायबिटीज ऐसे रोग होना स्टार्ट हो गए हैं। तो भाई बीपी हाई होना, डायबिटीज होना, शुगर होना, ये मुख्य कारण से उसी की वजह से होते हैं, क्योंकि हमारे जो भोजन है उसमें फाइबर की कमी हो गई है। तो यदि हम सब्जियां खाएं तो हमारा फाइबर का जो इंपॉर्टेंस है वो रहेगा। ठीक है, फाइबर की अवेलेबिलिटी हमारे शरीर में रहेगी। सब्जियों को कृषि आय, उपज व अच्छा स्रोत के रूप में खाद्यान्नों की तुलना में सब्जियों की खेती आर्थिक लाभप्रद है, किसानों के लिए लाभदायक है इन सब्जियों को उगाना। और छोटे व सीमांत कृषक, स्मॉल और मार्जिन फार्मर एक वर्ष में कई सब्जियां उगाकर काफी आमदनी कर लेते हैं। दूसरी ओर कृषक के परिवार के सदस्यों को पूरे वर्ष भर काम भी मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंस है किसके लिए? देश के रूप में। हम पहली बात तो ये कह सकते हैं कि किसानों को आय को बढ़ाने में भी इनका इंपॉर्टेंस है। साथ में हम एक पॉइंट ये बना सकते हैं कि वर्ष भर काम मिलने के लिए, है ना, सभी परिवार के सभी सदस्यों को वर्ष भर काम मिले, इसके लिए भी सब्जियों का इंपॉर्टेंस है। तो आज की क्लास में हमने 2 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ी कि देश की इकोनॉमी में किस प्रकार से रोल है सब्जियों का। दूसरा हमने पढ़ा कि जो किसान है और सामान्य जो हमारा न्यूट्रिशन है उसमें किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है। यदि यहाँ से एक और क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि जो देश के किसान है उनके लिए सब्जियों का क्या इंपॉर्टेंस है, तो उनमें वो सारी चीजें आ जाएगी कि ये आर्थिक स्थिति सुधारने में सही है, साथ में ये साल भर रोजगार देता है,
इसके अलावा इनकी जो मूल्य अधिक होने के कारण इनमें हमें अच्छा कीमत मिलती है। साथ में एक बात ये कह सकते हैं कि इनकी उपज अधिक होने के कारण इनमें हमें आर्थिक जो सहायता है वो अच्छी मिलती है, यानी कि पैसा ठीक मिलता है। तो ये बातें हैं जो आज वाले इस टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं। सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगी। इसी प्रकार से आपके सारे टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे, कहीं जाने की दिक्कत नहीं है। और सभी प्रकार के नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे, पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, और मैं आपको बता दूंगा कि लिख के कैसे आना है। तो इसमें आपको जैसे भाई 2 टॉपिक बना के लिख के आने हैं और उनमें जो सब टॉपिक है वो डाल के आपको अच्छे से सारी चीजें फिल करके आनी है, तब जाकर आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो मिलेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।